नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम और आप देख रहे हैं कमोडिटी टुडे पर बिग पिक्चर। दोस्तों, आज बात करते हैं आज हमने 3 बड़ी खबरें बिग पिक्चर में शामिल की हैं। देखने में ये तो दुनिया की अलग अलग खबरें लगती हैं, लेकिन जुड़े सब एक तार से हैं। एक तरफ अमेरिका की अदालत में भारत पर लगे टैरिफ को लेकर कानूनी लड़ाई शुरू हो गई है और दूसरी तरफ देश के किसान एथेनॉल नीति का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इससे उनकी आमदनी बढ़ेगी। और तीसरी तरफ सरकार ने 55-56 जिलों में खाद के वितरण को डिजिटल बनाने का पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया है। पहली नजर में तीनों खबरें एक दूसरे से कोई रिश्ता नहीं रखती। एक वॉशिंगटन की अदालत की कहानी है तो दूसरी किसान और ऊर्जा सुरक्षा की और तीसरी सब्सिडी सिस्टम की टेक्नोलॉजी अपग्रेड की। लेकिन अगर आप जरा गहराई से देखें तो इन तीनों के पीछे एक ही सवाल छिपा हुआ है कि जब बाहर की दुनिया अनसर्टेन हो जाए, जब आपका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अचानक टैरिफ की तलवार लटका दे, तो कोई देश अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करता है? क्या भारत बाहर के झटकों से बचने के लिए अंदर से अपनी नींव मजबूत कर रहा है? क्या किसान ऊर्जा और सब्सिडी सिस्टम को एक साथ जोड़कर कोई बड़ी रणनीति बन रही है? और इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढेंगे बिग पिक्चर में। तो पहली खबर है कि अमेरिकी टैरिफ पर कानूनी जंग छिड़ गई है। जी हां दोस्तों, सबसे पहले बात हम उसी खबर की कर लें जो आज सुर्खियों में सबसे ऊपर है। अमेरिका के 25 डेमोक्रेटिक राज्यों ने मिलकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है और ये मुकदमा उन टैरिफ को लेकर है जो भारत सहित करीब 60 देशों पर हाल ही में दोबारा लगाए गए हैं। इन राज्यों का कहना है कि प्रशासन ने जबरन मजदूरी यानी कि फोर्स लेबर की चिंता को बहाना बनाकर वही व्यापारिक टैरिफ फिर से लगा दिए हैं जिन्हें अदालतें पहले ही गैर कानूनी करार दे चुकी थी। और दूसरी तरफ व्हाइट हाउस का कहना है कि ये टैरिफ ट्रेड एक्ट की धारा 301 के तहत पूरी तरह से वैध हैं, वैलिड हैं। यानी अब एक और बड़ी कानूनी लड़ाई अमेरिकी व्यापार नीति को लेकर शुरू हो चुकी है। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? सवाल अब यहाँ पर यही खड़ा होता है कि लड़ाई हुई क्यों? तो इसे समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना हमारा जरूरी है। ट्रंप प्रशासन शुरू से ही टैरिफ को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता आया है, चाहे वो चीन के खिलाफ हो या भारत जैसे देशों के खिलाफ जिनसे अमेरिका का व्यापार घाटा बड़ा है। जब अदालतों ने पहले के कई टैरिफ ऑर्डर को गैरकानूनी बताया तो प्रशासन ने रणनीति बदली और इस बार टैरिफ को सीधे व्यापार घाटे के आधार पर नहीं बल्कि फोर्स लेबर यानी कि जबरन मजदूरी की चिंता के नाम पर लगाया गया। और ये एक कानूनी रास्ता है जिससे टैरिफ को नैतिक और मानवाधिकार के फ्रेम में डाला जा सके ताकि अदालत में टिकने की गुंजाइश बढ़े। लेकिन डेमोक्रेटिक राज्यों को लगता है कि ये सिर्फ एक बहाना है, असली मकसद वही पुरानी व्यापार नीति को घुमा फिराकर वापस लागू करना है। यानी ये लड़ाई सिर्फ भारत या बाकी 60 देशों की नहीं है, ये अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति की टैरिफ लगाने की ताकत को लेकर भी है। दोस्तों, ये भारत के लिए क्यों मायने रखता है? तो सबसे पहले भारतीय एक्सपोर्टर्स की अगर हम बात करें तो जिन कंपनियों का बड़ा कारोबार अमेरिका के साथ है, टेक्सटाइल, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, जेम्स एंड ज्वेलरी, उनके लिए ये अनिश्चितता किसी झटके से कम नहीं है। जब टैरिफ को लेकर कानूनी स्थिति ही साफ ना हो तो कंपनियां लंबी अवधि के ऑर्डर लेने से हिचकेंगी, नई डील साइन करने में देर लगाएंगी और दूसरा असर इंपोर्टर्स और अमेरिकी कंज्यूमर्स पर पड़ेगा क्योंकि टैरिफ का बोझ आखिरकार कीमतों में ही दिखाई देता है। और तीसरा, भारत सरकार और पॉलिसी मेकर्स के लिए ये एक संकेत है कि अमेरिका के साथ व्यापार नीति अब राजनीतिक हवा के साथ बदल सकती है। आज कुछ है और कल कुछ और चौथा, कमोडिटी और करेंसी मार्केट के लिए भी ये अहम है क्योंकि टैरिफ से जुड़ी हर खबर डॉलर रुपये का एक्सचेंज रेट और एक्सपोर्ट सेंटीमेंट को हिला सकती है। और पांचवा, निवेशकों के लिए ये याद दिलाता है कि भारत की ग्रोथ स्टोरी भले मजबूत हो लेकिन जब तक बड़ी अर्थव्यवस्थाएं इतनी अनप्रेडिक्टेबल व्यापार नीति अपनाएंगी तब तक ग्लोबल एक्सपोजर वाले सेक्टर्स में उतार चढ़ाव बना रहेगा। रिस्क और अपॉर्चुनिटी की भी हम यहाँ पर अगर बात करें तो अगर हम इस खबर की तह में घुसें तो इसमें भी दोस्तों जोखिम और मौका दोनों छिपे हुए हैं। जोखिम यह है कि अगर ये टैरिफ लंबे समय तक बने रहते हैं या कानूनी लड़ाई खींचती है तो भारत के अमेरिका केंद्रित एक्सपोर्ट सेक्टर की ग्रोथ
धीमी पड़ सकती है, खासकर छोटे और मझोले एक्सपोर्टर्स के लिए जिनके पास बाजार बदलने की क्षमता सीमित होती है। और दूसरा जोखिम यहाँ पर यह है कि ये अनसर्टेनिटी खुद एक लागत बन जाती है। कंपनियां निवेश डालती हैं, हायरिंग धीमी करती हैं, लेकिन मौका भी उतना ही बड़ा है। ये अनसर्टेनिटी, ये इनस्टेबिलिटी भारत को अपने एक्सपोर्ट बास्केट को डाइवर्सिफाई करने का मौका देती है। यूरोप, आसियान, अफ्रीका और मिडिल ईस्ट जैसे बाजारों में मजबूती बनाने का। दोस्तों, साथ ही अगर अदालत में ये टैरिफ पलट जाते हैं, जैसा पहले भी हुआ है, तो भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए राहत की बड़ी खबर बन सकती है। फेज वाइज अगर हम इसके इम्पैक्ट की बात करें तो अगले 1 महीने में इस मुकदमे की सुनवाई और अमेरिकी सरकार की प्रतिक्रिया पर बाजार की नजर रहेगी। और अगले 1 साल में चाहे टैरिफ बरकरार रहें या फिर हटे, एक बात साफ हो जाएगी कि अमेरिका अब एक स्थिर और भरोसेमंद व्यापार पार्टनर नहीं रह गया, बल्कि हर चुनावी और राजनीतिक बदलाव के साथ उसकी व्यापार नीति डोलती रहेगी। और अगले 5 साल में यही ट्रेंड भारत को मजबूर करेगा कि वो सिर्फ 1 या 2 बड़े बाजारों पर निर्भर रहने की बजाय कई बाजारों में अपनी मौजूदगी फैलाए। और यही वजह है कि हाल के महीनों में भारत ने यूरोपियन यूनियन के साथ भी और यूके के साथ भी ट्रेड डील को आगे बढ़ाया है। ये सिर्फ इत्तेफाक नहीं है, बल्कि एक जवाब है इसी तरह की अनिश्चितता का। लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। जब बाहर की दुनिया इतनी अस्थिर हो तो असली सवाल ये बनता है कि भारत अपने अंदर की अर्थव्यवस्था को कितना मजबूत कर पा रहा है ताकि बाहर के झटके कम असर डाले। और यहीं से जुड़ती है आज की अगली खबर, किसानों और एथेनॉल नीति की। तो दूसरी खबर है कि किसानों का एथेनॉल नीति को समर्थन। जी हां, केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ हुई एक बैठक में किसान प्रतिनिधियों ने भारत के एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम का खुलकर समर्थन किया है। किसानों का कहना है कि एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से उनकी आमदनी बढ़ेगी, कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। सरकार ने भी भरोसा दिलाया है कि आगे की एथेनॉल नीति बनाते समय किसानों के सुझावों और चिंताओं को ध्यान में रखा जाएगा। दोस्तों, ये हुआ क्यों है? तो ये समर्थन अचानक नहीं आया। पिछले कुछ सालों से भारत गन्ना, मक्का जैसी फसलों से एथेनॉल बनाकर पेट्रोल में मिलाने का काम तेजी से बढ़ा रहा है ताकि पेट्रोल में 20% तक एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य पूरा हो सके। इसके पीछे 2 बड़े मकसद हैं। पहला, आर्थिक। भारत हर साल कच्चे तेल के आयात पर लाखों करोड़ रुपए खर्च करता है और अगर घरेलू एथेनॉल इसका एक हिस्सा बदल दे तो विदेशी मुद्रा की बचत होगी। और दूसरा है कृषि से जुड़ा। जब किसानों की फसल को एथेनॉल कंपनियां सीधे खरीदती हैं तो उन्हें एक नया स्थिर बाजार मिलता है जो सिर्फ मंडी और एमएसपी पर निर्भर नहीं करता। और यही वजह है कि किसान इसे अपनी आमदनी बढ़ाने के एक जरिए के तौर पर देख रहे हैं। दोस्तों, ये मायने क्यों रखता है? तो इसका असर कई स्तरों पर दिखाई पड़ता है। किसानों के लिए ये आमदनी का एक नया भरोसेमंद स्रोत है। एथेनॉल कंपनियों और शुगर मिलों के लिए ये कारोबार का विस्तार है और सरकार के लिए ये आयात बिल घटाने और ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करने का जरिया है। उपभोक्ताओं के लिए लंबी अवधि में स्थिर पेट्रोल कीमतों की उम्मीद बंधती है क्योंकि आयातित कच्चे तेल पर निर्भरता कम होगी। और कमोडिटी मार्केट के लिए गन्ना और मक्का जैसी फसलों की मांग एक नए सेक्टर से आने लगती है जो कीमतों को सहारा दे सकती है। अब दोस्तों, इसका रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी कर लेते हैं। तो दोस्तों, यहाँ भी जोखिम और मौका साथ साथ है। जोखिम यह है कि अगर एथेनॉल के लिए मक्का और गन्ना की मांग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो फूड सिक्योरिटी और चारे की उपलब्धता पर असर पड़ सकता है। यानी फूड बनाम फ्यूल की पुरानी बहस फिर से सिर उठा सकती है। और साथ ही अगर किसी साल गन्ने या मक्के की पैदावार कम हुई तो एथेनॉल टारगेट और फूड रिक्वायरमेंट के बीच तनाव बढ़ सकता है। लेकिन मौका यह है कि अगर सही योजना के साथ आगे बढ़ा जाए तो ये किसानों को फसल विविधता और नई आमदनी दोनों देता है और भारत को अपनी ऊर्जा नीति में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक ठोस कदम आगे बढ़ाता है। दोस्तों, लॉन्ग टर्म इंपैक्ट की अगर हम बात करें तो 1 महीने में इसका असर शायद उतना ना दिखाई दे, लेकिन 1 साल में एथेनॉल खरीद के आंकड़े और किसानों की आमदनी में इसका योगदान साफ नजर आने लगेगा। और अगले 5 साल में अगर ये नीति सही दिशा में आगे बढ़ी तो ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था और ऊर्जा नीति दोनों को स्थायी रूप से बदल सकती है। किसान सिर्फ अनाज उगाने वाला नहीं बल्कि देश की ऊर्जा सुरक्षा में हिस्सेदार बन जाएगा। लेकिन इस पूरी रणनीति
के काम करने के लिए एक और चीज़ जरूरी है कि किसान तक सरकारी सहायता, चाहे वो सब्सिडी हो या इनपुट, बिना रिसाव के सही ढंग से पहुंचे। और यहीं से जुड़ती है आज की तीसरी खबर। जी हां दोस्तों, तीसरी खबर क्या कहती है? तीसरी खबर कहती है कि डिजिटल फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन का पायलट प्रोजेक्ट, केंद्र सरकार ने 56 जिलों में फर्टिलाइजर डिस्ट्रीब्यूशन को डिजिटल बनाने का एक पायलट प्रोग्राम शुरू किया है। इसका मकसद है पारदर्शिता बढ़ाना, खाद की डाइवर्जन यानी गलत जगह पहुंचने से रोकना और यह सुनिश्चित करना कि सब्सिडी वाली खाद असली जरूरतमंद किसानों तक पहुंचे। ये प्लेटफॉर्म डिजिटल टूल्स के जरिए खाद की बिक्री को ट्रैक करेगा, किसान के डेटा को जमीन और फसल की जानकारी से जोड़ेगा ताकि खाद का इस्तेमाल बेहतर हो और सब्सिडी सिस्टम में होने वाली लीकेज कम हो। ये क्यों हुआ है दोस्तों? भारत में खाद सब्सिडी हर साल लाखों करोड़ रुपए की होती है, लेकिन एक पुरानी समस्या रही है कि सब्सिडी वाली खाद का एक हिस्सा गलत हाथों में चला जाता है। कहीं कालाबाजारी होती है, कहीं गैर कृषि इस्तेमाल में चली जाती है और सरकार पहले भी डीबीटी यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के जरिए इस लीकेज को रोकने की कोशिश कर चुकी है। और अब अगला कदम है कि डेटा को और बारीक करना, किसान, जमीन और फसल को आपस में जोड़कर ये पक्का करना कि खाद सही मात्रा में सही किसान को सही समय पर मिले। दोस्तों ये मायने क्यों रखता है? तो इसका सीधा फायदा उन किसानों को होगा जो असली जरूरतमंद है, क्योंकि सब्सिडी लीकेज कम होने से सरकार के पास ज्यादा संसाधन बचेंगे जिन्हें आगे किसान कल्याण में लगाया जा सकता है। सरकार के लिए ये फिस्कल अनुशासन का मामला है। कम लीकेज, कम फिजूल खर्ची। कृषि क्षेत्र के लिए ये डेटा आधारित नीति निर्माण की दिशा में एक कदम है, जहां आगे चलकर फसल पैटर्न और मिट्टी की सेहत के हिसाब से बेहतर सलाह भी दी जा सकती है। अब इसका आप रिस्क एंड अपॉर्चुनिटी एनालिसिस भी देख लेते हैं। तो दोस्तों जोखिम यहाँ पर यह है कि डिजिटल सिस्टम में शुरुआती दौर में तकनीकी दिक्कतें आ सकती हैं और अगर इंटरनेट या डिजिटल पहुंच कमजोर इलाकों में सही सपोर्ट नहीं मिला तो कुछ किसान अस्थायी रूप से परेशान हो सकते हैं। और मौका यहाँ पर यह है कि अगर ये पायलट सफल रहा तो आने वाले सालों में इस पूरे देश में लागू किया जा सकता है, जिससे कृषि सब्सिडी सिस्टम कहीं ज्यादा पारदर्शी और असरदार बन जाएगा। अब इसके आप लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट को देख लीजिए, यानी कि एक महीने में तो सिर्फ ये पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर आगे बढ़ेगा, खिसकेगा, लेकिन एक साल में अगर नतीजे अच्छे आए तो फिर इसका विस्तार दूसरे जिलों में हो सकता है और 5 साल में ये पूरे देश के कृषि इनपुट सिस्टम, चाहे फिर वो खाद हो, बीज हो या सिंचाई हो, को डिजिटल और डेटा चालित बनाने की नींव रख सकता है। अब अगर हम इन तीनों खबरों को एक साथ रखकर देखें तो एक पैटर्न साफ उभर कर सामने आता है कि एक तरफ अमेरिका के टैरिफ की खबर हमें याद दिलाती है कि बाहर की दुनिया कितनी अनिश्चित हो सकती है, कि सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर भी अचानक अपनी नीति बदल सकता है और उसकी कानूनी लड़ाई महीनों सालों तक चल सकती है। और दूसरी तरफ एथेनॉल और डिजिटल खाद वितरण की खबरें बताती हैं कि भारत अपने अंदर क्या कर रहा है, किसान की आमदनी बढ़ाना, ऊर्जा आयात पर निर्भरता घटाना और सब्सिडी सिस्टम को इतना कसना कि हर रुपया सही जगह पर पहुंचे। और यही है असली हिडन पैटर्न। ये तीनों खबरें मिलकर एक रणनीति की तरफ इशारा करती हैं, जिसे हम कह सकते हैं कि बाहरी अनिश्चितता के सामने आंतरिक मजबूती। दोस्तों जब आप ये तय नहीं कर सकते कि अमेरिका या कोई और बड़ी अर्थव्यवस्था कल क्या फैसला लेगी, तो सबसे बेहतर रणनीति यही है कि अपने घर को इतना मजबूत बना लो कि बाहर के झटके कम असर डाले। किसान की आमदनी बढ़े तो घरेलू मांग मजबूत रहती है, ऊर्जा आयात घटे तो करंट अकाउंट पर दबाव कम होता है, सब्सिडी का लीकेज रुके तो सरकार के पास ज़्यादा रिसोर्सेज बचते हैं जिन्हें अनिश्चित समय पर इस्तेमाल किया जा सकता है। ये तीनों मिलकर एक ही दिशा दिखाते हैं कि फार्मर इनकम, एनर्जी सिक्योरिटी और फिजिकल मजबूती के जरिए इकोनॉमिक रिजिलियंस। बिग पिक्चर एनालिसिस अगर देखें तो दोस्तों असली सवाल यहाँ पर यह नहीं है कि आज अमेरिका ने क्या किया है या किसानों ने क्या कहा है या सरकार ने कौन सा
पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। असली सवाल यह है कि भारत आखिर हासिल करना क्या चाहता है, और जवाब है कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था बनाना जो बाहर के झटकों से डगमगाए नहीं, जो देश अपने किसान की आमदनी, अपनी ऊर्जा सुरक्षा और अपने फिस्कल सिस्टम को मजबूत रखता है, वो टैरिफ जैसी बाहरी अनिश्चितताओं का सामना कहीं बेहतर ढंग से कर पाता है। और इसका फायदा किसे मिलेगा? सबसे पहले किसानों को, जिन्हें एथेनॉल जैसे नए बाजार और साफ सुथरी सब्सिडी व्यवस्था से सीधा लाभ होगा। और दूसरा, एक्सपोर्ट सेक्टर से जुड़े उद्योगों को, बशर्ते वो अपने बाजारों को डाइवर्सिफाई करें और सिर्फ अमेरिका पर निर्भर ना रहें। और तीसरा, निवेशकों को, जो ऐसी अर्थव्यवस्था में भरोसा रखते हैं जो बाहरी झटकों के बावजूद अपनी घरेलू बुनियाद मजबूत रखती है। किसे सतर्क रहना चाहिए? उन एक्सपोर्टर्स को जो अब भी सिर्फ एक बाजार पर निर्भर हैं, और उन पॉलिसी मेकर्स को जिन्हें एथेनॉल जैसी योजनाओं को फूड सिक्योरिटी के साथ संतुलित रखना होगा। अगले एक दशक में तस्वीर यही बनती दिख रही है कि भारत की आर्थिक ताकत सिर्फ इस बात से तय नहीं होगी कि वो कितना एक्सपोर्ट करता है, बल्कि इस बात से भी तय होगी कि वो घर के भीतर कितना मजबूत, कितना आत्मनिर्भर और कितना दक्ष है। दोस्तों, आज की तीनों खबरों को यदि आप जोड़कर देखें तो सबसे बड़ा संदेश यही है कि भारत की असली परीक्षा अब सिर्फ बाहर के बाजारों में नहीं, बल्कि अपने घर की मजबूती में है। ज़्यादातर मीडिया टैरिफ की खबर को एक अलग थलग ट्रेड स्टोरी की तरह दिखाएगा, लेकिन जो एंगल अनदेखा रह जाता है वो ये है कि यही अनिश्चितता भारत को घरेलू सुधारों की रफ्तार तेज करने पर मजबूर कर रही है। चाहे वो किसान की आमदनी हो या फिर सब्सिडी की ट्रांसपेरेंसी। आने वाले 3 महीनों में इस मुकदमे की सुनवाई और एथेनॉल खरीद के शुरुआती आंकड़ों पर नजर रखनी होगी। 6 महीनों में देखना होगा कि क्या भारत अपनी ट्रेड डील्स को यूरोप और यूके जैसे बाजारों के साथ आगे बढ़ा पाता है, और 12 महीनों में यह स्पष्ट हो जाएगा कि डिजिटल खाद्य वितरण का पायलट देश भर में फैलता है या नहीं। सबसे बड़ा जोखिम यहाँ पर यह है कि अगर एथेनॉल की मांग बहुत तेजी से बढ़ी और खाद्य फसलों पर दबाव पड़ा तो महंगाई का एक नया मोर्चा खुल सकता है। और सबसे बड़ा मौका यह है कि अगर भारत इन 3 मोर्चों, ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, ऊर्जा आत्मनिर्भरता और सब्सिडी दक्षता पर एक साथ आगे बढ़ता रहा तो अगले दशक में वो वैश्विक अनिश्चितता के दौर में सबसे मजबूत उभरती अर्थव्यवस्थाओं में से गिना जाएगा। जो लोग सोचते हैं कि टैरिफ की खबर सिर्फ एक ट्रेड मसला है, वो शायद इसका असली महत्व चूक रहे हैं, क्योंकि यही अनिश्चितता है जो भारत को अपने भीतर झांकने और अपनी नींव मजबूत करने पर मजबूर कर रही है। दोस्तों, आज की बिग पिक्चर यही है कि आने वाले वर्षों में जो देश बाहरी झटकों से सबसे कम डगमगाएगा वही सबसे आगे निकलेगा। और वो ताकत बाहर से नहीं, बल्कि किसान की मजबूत आमदनी, ऊर्जा की आत्मनिर्भरता और साफ सुथरे सिस्टम से आती है। टैरिफ की खबरें आती रहेंगी, अदालतें फैसला सुनाती रहेंगी, लेकिन जो देश अपने घर को मजबूत रखता है वो हर तूफान में खड़ा रखता है। दोस्तों, ये था आज का बिग पिक्चर, और मैं हमेशा कहता हूं, जो बिग पिक्चर नहीं देखता वो सिर्फ खबरें देखता और सुनता है। यदि अभी तक आपने हमारे कमोडिटी टुडे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक भी करें और साथ के साथ इसे अपने कम्युनिटी में शेयर भी करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।